हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ खास स्काई लाइफ के इस प्लेटफॉर्म में। मैं रवि उपाध्याय। जैसे कि कल मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी तक पढ़ा दिया था। याद करिए, यूनियन टेरिटरी तक आपको मैंने यूटी तक पढ़ा दिया था, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं रेजिडुअल पावर से। रेजिडुअल पावर क्या है? मैंने ये बताया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में मतलब जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, किस पे कौन सब्जेक्ट में यूनियन रूल्स बनाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में स्टेट रूल बनाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में कंकरेंट लिस्ट में मतलब कौन से कि दोनों मिल के रूल बनाएंगे, और किस चीज पे सेंट्रल केवल रूल बनाएगा। तो ये सब मैंने आपको कल बता दिया था। अगर आप इससे कुछ डाउट है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए, रेजिडुअल पावर कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सब्जेक्ट ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, ना यूनियन लिस्ट में नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल पावर, रेजिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं, सॉरी। और रेजिडुअल पावर किसके पास होती है? रेजिडुअल पावर होती है यूनियन लिस्ट के पास, यूनियन के पास। यूनियन के पास क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है तो उस पर क्या करेंगे? यूनियन रूल्स बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये भी बताया था कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, इसमें 66 और 46। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर यूनियन टेरिटरी बताया था, इसके बारे में जो डाउट उसको आपके पास मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है। हाउ टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब बात ये होती है कि मान लीजिए फेडरलिज्म में हमने बता दिया कि स्टेट में वर्टिकल पावर में जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, ये है। चलिए ये सब तो है, लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे कुछ टाइम बाद सेंटर का भी मूव चेंज हो जाए, स्टेट का भी मूव चेंज हो जाए, कि हम इसको कैसे फेडरलिज्म को चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जो हमारा फेडरलिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब कि बेसिक आप समझते हैं ना, एकदम वहीं से स्टार्ट, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर के बिना कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा फेडरलिज्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ओन द चेंज ऑफ द अरेंजमेंट। अगर हम इसकी बात कर सकते हैं तो पार्लियामेंट खुद से इसको चेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कौन? यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या कर सकती है? इसको अपने खुद से चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें। और अगर चेंज भी कर सकती है तो दो क्राइटेरिया है, ठीक है, दो रीजन पे चेंज कर सकती है। कौन कौन से? देयर आर टू स्टेप टू मेक चेंज। अगर आप इसको फेडरलिज्म को चेंज करना चाहते हैं तो केवल दो रीजन पे चेंज करते हैं। कैसे? पार्लियामेंट में, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट जो यूनियन होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। यूनियन में क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से अगर पार्लियामेंट में बात हो गई, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? हाउस पार्लियामेंट विद द लिस्ट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी एनी चेंज ऑफ दिस सॉरी फॉर दिस मिस्टेक फॉर पास बाय द बोथ हाउस। अगर मान लीजिए कोई रूल, जैसे अब मैंने आपको ये बताया था कि कोई रूल्स बनाते हैं लेजिस्लेचर, रूल्स बनाते हैं लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी चेंज करना भी है तो लेजिस्लेचर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में उसको करना पड़ेगा। जैसे कि क्या है कि हाउस क्या बताया था मैंने? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और उसमें कितने मेजॉरिटी होनी चाहिए? मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से होनी चाहिए। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस कह रहा है देन दे हैज टू रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द लिस्ट ऑफ द टोटल स्टेट। जो स्टेट है, टोटल स्टेट है, ठीक है, उसका लिस्ट क्या होगा कि आधे से ज्यादा वहां की जनता भी कहे, स्टेट लेजिस्लेचर भी कहे कि हमें फेडरलिज्म को चेंज करना है, फेडरलिज्म हमें नहीं, कुछ दूसरा सिस्टम चाहिए, जैसे यूनिटी सिस्टम होता है ना। मान लीजिए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हाइपोथेटिकल आप माइंड ये सोच लीजिए, अगर मान लीजिए वो चेंज करना चाहते हैं कि उनका माइंड चेंज हो गया कि फेडरलिज्म को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये दो क्राइटेरिया दी गई है। और विद हेल्प ऑफ दिस क्राइटेरिया यू कैन चेंज फेडरलिज्म, ठीक है। चलिए ये हमने बताया। फिर क्या होता है कि हमने, चलिए ये समझ लिया, स्टेट गवर्नमेंट समझ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लिया, रेजिडुअल पावर समझ लिया, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और स्टेट लिस्ट, रेजिडुअल होते हैं, यूनियन टेरिटरी समझ लिया, इसके सब बारे में समझ लिया। अगर ये आप क्लियर हो गया हो तो ठीक है, आगे चलते हैं। रोल ऑफ जुडिशरी। अब इस रोल जो जुडिशरी होता है, हमने तो लेजिस्लेचर की बात कर ली,
जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिसकी हेल्प से पूरा वर्क किया जाता है। चाहे हम पूरे इंडिया के, ओवरऑल इंडिया की बात कर लें, ठीक है, कोई भी रूल्स अगर चल रहा है तो किसकी हेल्प से चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से चलेगा। तो उसमें रोल का, जुडिशरी का रोल क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। जुडिशरी क्या करती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। जैसे आप घर में गार्जियन होता है ना, वो बताते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसको सही कैसे करना है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो गार्जियन क्या करते हैं कि चेक करते रहते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हो की जाती है तो आपको दंड भी तो देते हैं, ठीक है। मार देते हैं, पापा मम्मी लोग होते गार्जियन होते हैं, अगर आपने कुछ गलती की तो आपको मार भी देते हैं, ठीक है। बाय द वे मैंने बात कही, ठीक है। फिर क्या है कि जो जुडिशरी होती है देखती रहती है। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अवहेलना कर देता है, ठीक है, मान लीजिए उसमें कोई प्रोविजन दी गई है और उसको निगलेक्ट कर देता है, उसको मानने से मना कर देता है, तो जुडिशरी क्या करती है, उसको पनिश करती है। और अगर कोई रूल्स बने हुए हैं तो रूल्स को अमेंड करवाती है बाई लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या करता है, अमेंडमेंट करता है। फिर देखते हैं इसमें लिखा क्या है, मैंने तो आपको दे दिया है, यही सेक्शन फिर समझाते हैं। Overseeing these the implementation of the constitutional provision is the procedure, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसमें वो चेक करती रहती है, ठीक है। और उस प्रोसीजर में क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, ये भी बताती रहती है। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आपका डाउट है कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, चलिए इसको बता देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहीं लिखा नहीं है कि ये चीज बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जुडिशरी ही ये बताएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या बताती है, उसको देखती है, ठीक है। वो जुडिशरी का ही काम है कि वो खुद बताएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। वो लिखा उसमें नहीं है कि ये बेसिक है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, और उसके बाद फेडरलिज्म होता है, फंडामेंटल, ये सब क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स, ये सब क्या होता है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही तक है, इसके आगे भी है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर सेटल्ड बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई सेंट्रल और स्टेट के बीच क्या होता है कि डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए बहुत से डिस्प्यूट हुए भी हैं, ठीक है, तो क्या होता है, क्या कौन से, मतलब कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो उस डिस्प्यूट को क्या करती है, रिजॉल्व करती है, ठीक करती है, ठीक है। चाहे हम डैम पे देख लेते, कभी कभी होता है स्टेट के बीच हो जाता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखती है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, हाई कोर्ट स्टेट होता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, हाई कोर्ट लिखा हुआ है, एक यहाँ पे हाई कोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वो सुप्रीम कोर्ट उसका हेड होता है, और स्टेट में ही क्या बनती है, हाई कोर्ट बनती है। हाई कोर्ट कहाँ बनती है, स्टेट्स में बनती है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बनती है, सबसे हेड होता है वो स्टेट्स का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, तो जुडिशियल में क्या करता है, हमने ये समझ लिया, तो क्या करते हैं, चेक करती रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे चेंज किया जाए, इसके बारे में देखते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि जुडिशियल इज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन राइट, ठीक है। Where does the government get the money to the welfare of the state, ठीक है। अब ये होता है, कोई भी स्टेट अगर बनी है, चाहे स्टेट बनी हो, चाहे जो बनी हो, चाहे हम स्टेट को छोड़ अपने घर की ही बात कर लेते हैं, तो जब तक कुछ मनी नहीं आएगा तो हमारा कैसे वेलफेयर होगा, ठीक है, हमारे कार्य कैसे होंगे। तो इसी तरह स्टेट के लिए भी मनी होती है। यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू राइज रिसोर्स बाय द लीविंग ऑफ द टैक्सेस। जो टैक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टैक्स तो खैर सब जनता देती है, चाहे, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है, जीएसटी के माध्यम से आप लोग सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें सभी लोग देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हमारा टैक्स जाता है, लेकिन क्या है कि छोटा छोटा बच्चा भी क्या करता है, टैक्स देता है, ठीक है।
तो क्या करते हैं, टैक्स के पैसे से ही वो क्या करते हैं, वेलफेयर, स्टेट के वेलफेयर के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, जो पैसे लगाते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हम ही लोग का पैसा होता है, हम ही लोग वहाँ टैक्स देते हैं, उसी टैक्स पैसे से वो क्या करती है, स्टेट के वेलफेयर में खर्चा करती है, ठीक है। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जेब से पैसे लगा रहे हैं कि ये लो हाँ इस स्टेट में ले, नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो वही पैसे से वेलफेयर में खर्चा करते हैं। These have become the carry out of the responsibility, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों की और वेलफेयर के लिए सबकी, मतलब ये कहने का मतलब है कि वो जो टैक्स होता है उनका सब एक एक जुरिस्डिक्शन होता है कि आप यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेंगे, स्टेट यहाँ पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ करेगा, लोकल गवर्नमेंट यहाँ करेगा, लोकल गवर्नमेंट के बारे में आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये होता है। तो आगे देखिए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, अब फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है इसके बारे में देखते हैं, चलिए देखते हैं। द सक्सेशन ऑफ द फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर द नेसेसरी फॉर द सक्सेशन ऑफ द फेडरलिज्म बट दीस आर नॉट द सफिशिएंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सबसे पहले ये बताया था फेडरलिज्म साफ साफ लिखा नहीं है कि फेडरलिज्म ये होता है, लेकिन उसके क्या है कि उसके फेडरलिज्म के फीचर्स को देखा गया है, फेडरलिज्म में प्रॉस्पेरिटी बहुत होती है, इसलिए फेडरलिज्म को अपनाया गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के लिए बहुत नेसेसरी है। द रियल सक्सेशन ऑफ द फेडरलिज्म इन द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक इन आवर कंट्री इज द इंश्योर्ड, ठीक है। हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चाहे डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फेडरलिज्म उसके लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी, ये क्या है, हमारे नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी का एक नेचर माना जाता है, क्या, फेडरलिज्म। द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, स्पिरिट ये क्या है, एक आत्मा, फेडरलिज्म क्या है, एक आत्मा है, द रिस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, ठीक है, जो हमारी डाइवर्सिटी होती है, मतलब कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, ठीक है, चाहे हम लैंग्वेज के बेसिस पे देख लें, कल्चर के बेसिस पे देख लें, किसी के बेसिस पे देख लेते हैं, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक सेंट्रल स्टेट की बात कर लेते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि डाइवर्सिटी तो है, ठीक है। और फेडरलिज्म क्या करता है, इसी डाइवर्सिटी को इंश्योर करता है और इसमें प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है फेडरलिज्म, ठीक है। डिजायर फॉर द लिविंग टुगेदर बिकम द शेयर आइडिया ऑफ आवर कंट्री, और यही फेडरलिज्म की वजह से क्या करते हैं, लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं, एक साथ रहते हैं, और क्या है कि आइडिया ऑफ द आवर कंट्री और आइडियाज क्या होते हैं प्रदर्शित हुआ करते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या करते हैं कि वो स्टेट जिनको हम क्या करते हैं कि भाषा के क्षेत्र पे हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सा फेडरलिज्म के अंडर में इनको क्या किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं, चलिए मेरे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, जब लिंग्विस्टिक के बेसिस पे लोग क्या करते हैं, लिंग्विस्ट मतलब कि भाषा के आधार पर अपने आप से लगाव महसूस किया करते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कहीं आप रह रहे हैं, आप हिंदी बोलते हैं और आपके चारों ओर यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, मान लीजिए तेलुगु बोलते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ अटैचमेंट जो होता है ना वो आप नहीं फील कर पा रहे, आपके पास लाख कुछ चीज़ अच्छी चीज़ भी खाने को दे रहे हैं, आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन भाषा का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ आप क्या होगी कि इनसिक्योर फील करेंगे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या करें कि कंट्री को अलग कर दिया गया था, बहुत सी कंट्री को अलग किया भी बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे को लगाव महसूस किया करते हैं, ठीक है। अगर लिंग्विस्टिक वहाँ पे और कल्चर भी फ्लरिश हुआ करते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने रीजन पे रहते हैं, एक दूसरे से लविंग बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या करता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक दूसरे से क्या करते हैं, स्टेट मान लेते हैं। सिंस 1947 2020 नंबर ऑफ द ओल्ड स्टेट वेनिस ऑफ द न्यू स्टेट आर द क्रिएशन। अगर हम 1947 से 2022 की बात करते हैं तो क्या करता है कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बहुत सी कंट्री को क्या कंट्री कह रहा हूँ, स्टेट को क्या किया है, अलग किया गया है भाषा के क्षेत्र पे। रिसेंटली अगर हम देखते हैं अभी तक कौन से स्टेट अलग हुए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से 2014 में, ठीक है। उधर हम देख लें अगर कि पंजाब से हरियाणा बना हुआ है, उधर हम देख लें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना हुआ है, असम से मेघालय बना हुआ है, ठीक है। नागालैंड, बहुत से स्टेट हैं जो क्या हुआ है, बने हुए हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे बने हुए, कल्चर के बेसिस पे बने हुए। तो इससे क्या होता है कि लिंग्विस्टिक के बेस करना अलग क्या होता है, मैंने बताया कि लिंग्विस्टिक के बेस में मतलब कि भाषा के क्षेत्र में अगर आप स्टेट को डिवाइड कर देते हैं तो उससे लोग क्या करते हैं, अपने आप को लगाव फील करते हैं, ठीक है, अपने एरिया में क्या करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और लविंग क्रिएट हो जाता है, ठीक
अच्छे से रहते हैं। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सम लैंग्वेज लिविंग इन द सेम स्टेट। अगर एक ही स्टेट में लोग एक ही लैंग्वेज से बोल रहे हैं तो उस स्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है और वहाँ के लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, हाँ आप रिलेट कर सकते हैं बेल्जियम से, ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका कहानी से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया था कि श्रीलंका में देखिए तमिल स्पीकिंग था, सिन्हाला स्पीकिंग थी, ठीक है, तो उसमें टेंशन क्रिएट हो गई थी कि नहीं, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज उसको डिक्लेयर किया गया था सिन्हाला को, तो उसमें हो गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी क्या करना चाहिए देश को, सॉरी स्टेट को अगर अलग किए हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सम ऑफ स्टेट वेयर द क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। अगर हम जैसे मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कल्चर का तो है, लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज किस किस रीजन में बोली जाती है, इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कल्चर के बेसिस पे भी अलग किए हैं, ठीक है, असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं, कल्चर के बेसिस पे भी अलग किए हैं, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे अगर अलग किए हैं तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसका एक ये उदाहरण है। ठीक है, एथनिसिटी ज्योग्राफिकल के फीचर्स पे क्या करते हैं उसको अलग करते हैं। दिस इंक्लूड द स्टेट लाइक द नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, उत्तराखंड झारखंड ये बताया था ना, उत्तराखंड किससे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश से बना हुआ है, नागालैंड किससे बना हुआ है, असम से बना हुआ है। तो इसी के बेसिस पे आप कल्चर के, एथनिसिटी और लैंग्वेज के बेसिस पे आप क्या करते हैं स्टेट को डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइड कर देते हैं तो एक दूसरे के बीच में टेंशन क्रिएट नहीं होती। ठीक है, ये होता है। When the demand for the formation of the state on the basis of the language was arise, some national leaders felt that the would lead to distinction of the country। ठीक है, उसको देखिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन जब लिंग्विस्टिक के बेसिस पे देश को अलग करने की बात की गई थी तब वहाँ पे क्या किया था कि बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर थे वो क्या होते हैं कि सोच रहे थे कि ये हमारे देश का बंटवारा हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत खतरे वाली बात है, धीरे धीरे करके सभी देश अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब पार्टीशन हो गया था तो पार्टीशन किए, ठीक है, तो पार्टीशन किए, इसका स्टेट के लिए पार्टीशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ। स्टेट के बीच में जब पार्टीशन किया गया था, बंटवारा किया गया, तो उसमें क्या किया कि देखिए कि बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, लोग एक दूसरे से बहुत अच्छा अटैचमेंट फील करते थे। ठीक है, और फेडरलिज्म बहुत बढ़िया चलने लगा था। ठीक है, और क्या किया गया था कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो गई थी, कोई किसी प्रकार के किसी सोशल ग्रुप के बीच में टेंशन क्रिएट होती थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे एक दूसरे से अटैच फील करते थे। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर सोचे तो वो गलत हो गया। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट राइज टू लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ सम टाइम बट द एक्सपीरियंस सो दैट द फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट एक्चुअली मेड अप द कंट्री मोर यूनाइटेड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जब लिंग्विस्टिक के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया, चलिए हम आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब डिवाइड कर दिया तो वहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे क्या है कि बहुत यूनिफाइड अपने आप को करते थे, यूनिटी रहती थी लोगों की। ठीक है, क्या करते थे एक बार से यूनाइटेड रहते थे। ठीक है, इट हैज आल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर। और अगर हम लिंग्विस्टिक के बेस पे अगर हम डिवीजन कर देते हैं, लिंग्विस्टिक के बेस पे डिवीजन कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि अगर हम लिंग्विस्टिक के बेसिस पे अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, इसलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लिंग्विस्टिक के बेसिस पे कंट्री कह रहा हूँ स्टेट को अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी करना भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन भी करना भी बहुत अच्छा हो जाता है। आगे ये है कुछ स्टेट हैं। ठीक है, ये इंडियन एंड आफ्टर पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब ये देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है जो येलो कलर से दिख रहा है वो ब्रिटिश इंडिया था। ठीक है, प्रोविंस जिसे क्या कहते थे प्रोविंस कहते थे। देख लीजिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसको प्रोविंस कहा जाता था। और जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये इसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल स्टेट मैंने बताया था। प्रोविंस में क्या यहाँ पे ब्रिटिशर सब राज करते थे और यहाँ पे कहा कि राजा महाराजा रहा करते थे जो सबऑर्डिनेट थे किसके, ब्रिटिशर्स के। ठीक, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है,
इसको ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में अलग हो गया था, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 1947 में इस तरह था इंडिया, देख लीजिए 1947 में इस तरह इंडिया था, अब इस तरह देखिए कितने चेंजेस आते हैं, देख लीजिए। पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अब हमारा महान भारत ऐसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक पॉलिसी, लिंग्विस्टिक पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में। द सेकेंड टेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। जो अगर हम सेकेंड फेडरेशन की बात करते हैं तो एक लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। अगर कोई कंट्री अगर बन गई, मान लीजिए भारत आजाद हो गया, तो अब वहाँ बात हुई, अब बहुत से लोग स्पीकिंग थे, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग थे, कन्नड़ स्पीकिंग थे, इंडिया मतलब कि हिंदी स्पीकिंग थे, ठीक है, और असमीज थे, ठीक है, बहुत से, मतलब कहने का मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करते थे, सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी। जब अलग अलग लैंग्वेज थी तो क्या किया गया कि ये भी एक फेडरेशन से पार्ट बना। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनीवन। तो हमारे इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकता, ठीक है। अगर कोई बात कर ले व्हाट्सएप फेसबुक में अगर देखते हैं ना, कोई भी अगर मैसेज कर देता है कि नेशनल लैंग्वेज इसको किया जाए उसको किया, तो वो लोग क्या कहते हैं, एकदम मूर्ख होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सबको लेके साथ में चलना चाहिए। भारत क्या है, यूनाइटेड, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हमें स्टेट को यूनियन करना, यूनिटी तभी बन सकती है जब हम एक दूसरे के कल्चर को समझें, एक दूसरे के क्या समझें कि एक दूसरे के माइंड को समझें, ठीक है, एक दूसरे के वर्क में क्या देते हैं, साथ देते हैं। तो इसलिए क्या करता है कि इंडिया में आप लोग ध्यान रखें कि नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है, ठीक है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज अ मदर टंग ऑफ द ओनली अबाउट 40% ऑफ द। देखिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया, लेकिन क्या गया था कि उसमें 40% लोग ही हिंदी बोलते थे, 60% क्या है, हिंदी बोलते ही नहीं, ठीक है, वो दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। क्योंकि क्या बोला गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बोला गया, लेकिन उसको क्या है 40% केवल लोग हिंदी ही बोलते हैं, 60% लोग नहीं बोलते। तो मेजॉरिटी में कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। Therefore, there were the many safeguard of the produce the language. Thus, you have two official language in sorry, Hindi and English. देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज कितने फिर हो गए थे, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया था, दो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए थे, एक हो गया था हिंदी और एक हो गया था इंग्लिश। एक बार इंग्लिश को क्या किया गया था, हटा भी दिया गया था अप्रॉक्स 1965, ठीक है, उसकी कहानी बताता हूँ मैं, ठीक है, उसको हटा भी दिया गया था। तो उसके लिए भी थोड़ा सा पॉलिटिकल लीडर में एक दूसरे में टेंशन हो गई, क्यों, क्योंकि इंग्लिश को हटा दिया गया था, क्योंकि पूरा काम किससे होता था, पहले इंग्लिश से चलता था, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या पार्टिसिपेशन सब लोग करते थे, क्योंकि क्या था कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे, हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स क्या थे, 200 साल तक हमारे पास राज किए, ठीक है, राज किए। तो उसमें क्या किया था कि इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा वरीयता दी गई, दे दी थी, तो लोग क्या कर रहे थे, इंग्लिश बोलते थे। लेकिन जब इंग्लिश को भी हटा दिया गया, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो गया था, उसके बारे में कहानी भी बता रहा हूँ। तो क्या हो गया था, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली गई थी, ठीक है। बिसाइड ये देखिए आ गया, सॉरी, बिसाइड हिंदी क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 21 लैंग्वेज एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज और टोटल लैंग्वेज, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होता है कि पूरी लैंग्वेज किस बेस पे बोली जाती है, किस बेस पे कितना है हमारे इंडिया पे, उसकी बात करता है। तो बिसाइड अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए तो 21 लैंग्वेज हमारी क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हिंदी को जोड़ दिया जाए 22 हमारी क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी है, 22 है, ठीक है। Of these, Hindi was the considered or the official language of the country। और हिंदी को क्या किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे हिंदी को क्या किया गया है, तो बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इसीलिए यहाँ रिकॉग्नाइज। अगर हम लैंग्वेज की बात करें 21 लैंग्वेज और शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, और अगर हिंदी इसमें से क्या है, हिंदी क्या है इसमें से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इतना आप ध्यान रखें। The Constitution does not recognize any language of the national language. Please try to understand this sentence according। तो इस सेंटेंस ये कह रहा है कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमारे इंडिया कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज की, अगर कोई पूछ ले कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या कहते हैं,
क्या क्या था, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, केवल दो लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज है हमारा क्या, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक है इंग्लिश, ठीक है। ऐसे जवाब देना है आपको। The candidate of any examination candidates for the central government position meaning of the to take the examination of any of language recognized by the constitution any condition of any, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर ले तो पूरा कार्य क्या होता है कि हमारे दो ही कार्य से होता है, एक क्या होता है हिंदी से होता है, एक इंग्लिश से होता है, ठीक है। और अदर लैंग्वेज, और ये भी हो गया है कि स्टेट रिकॉग्नाइज कर दी है कि जो होती है ना, अगर पेपर भी होता है तो जितने पेपर 21 जो लैंग्वेज शेड्यूल दिए गए 22 में, उस लैंग्वेज से आप क्या करते हैं कि पेपर देते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये नहीं करता कि हिंदी से देना है इंग्लिश से देना है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने लोकल लैंग्वेज से भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे असमीज हो, आप उसी लैंग्वेज पे पेपर दे भी सकते हैं। उसमें कहीं ये नहीं होता कि किसी को हिंदी से पेपर देना है, इंग्लिश से पेपर देना, ठीक है। तो स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट देखिए, स्टेट के पास पावर थोड़ा दी गई है कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं। मान लीजिए तेलुगु में, ठीक है, तेलुगु हम बोले आंध्र प्रदेश मान लीजिए, और असमीज उधर बोल रहे नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम मान लें तेलुगु वहाँ पे बोली जाती है तो आंध्र प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज अपने स्टेट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि स्टेट का अपना अपना क्या होता है, फ्लैग होता है। नेशनल फ्लैग तो एक है हमारा प्यारा तिरंगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि स्टेट के पास थोड़ा सा ये है कि आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं, अपना क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट अपॉन टेक द प्लेस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एज द कंसर्न ऑफ द स्टेट, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर क्या होता है वो केस के बारे में, जैसे मैंने बताया था, केस ऑफ द 1965 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस यूज द इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाज टू सपोर्ट इन 1965 the use of the English official purpose according to the constitution they use, ठीक है। 1965 में ये बात हो गई थी कि वहाँ पे क्या हो गया था, इंग्लिश को थोड़ा सा हटा दिया गया, इंग्लिश को हटा दिया तो टेंशन क्रिएट हो गई थी। वो लोग क्योंकि ब्रिटिशर लेके गए थे इंग्लिश हमारी है ही नहीं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, इसमें हो गया था। मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश ओनली, ठीक है। लेकिन क्या किया गया कि जो मान लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तो हिंदी बोल दिया गया था, हिंदी को मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कार्य होगा गवर्नमेंट द्वारा तो ऑफिशियल लैंग्वेज जिस पर है वो उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन स्पीकिंग हिंदी, जो हिंदी नहीं बोलते थे, मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अब तेलुगु बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दे कि ठीक है अब तेलुगु हर जगह होगा, अब आप ये बताइए, आप थोड़ा सा क्योस आपके माइंड में नहीं क्रिएट हो जाएगा कि बताइए हम तो बोलते हिंदी है, इसके बीच में तेलुगु कैसे आ गया, ठीक है, तमिल कैसे आ गई, ये क्योंकि उसके बारे में भाषा सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो, तो आप क्या करेंगे कि वो लैंग्वेज नहीं, तो आप जैसे आप सोच रहे हैं वैसे अदर बिग पीपल तो सोचेंगे, वो भी तो उनके लिए भी है। तो क्या हो गया कि नॉन स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड टू द इंग्लिश ओनली, क्योंकि इंग्लिश क्या है फ्लरिश थी, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सभी लोगों को ज़्यादा लोगों को पता था। उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को हटाना नहीं चाहिए, इंग्लिश से कार्य होगा, तो उन्होंने फिर लाया था तमिलनाडु विद द मूवमेंट टू द वॉलेंट फॉर, ठीक है। तमिलनाडु वाला रीजन जो था वो थोड़ा सा वॉलेंट क्रिएट हो गया था, वॉलेंट थोड़ा सा फेस क्रिएट हो गया था, इंग्लिश को हटा दिया। रीजन क्या था, द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी और इंग्लिश को दोनों को बोल दिया गया है कि आप ठीक है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोले जाएंगे, ठीक है। चलिए कहानी पता हो गई। Many critics think that is the solution favored by the English speaking elites, ठीक है। लेकिन बहुत से critics कहते हैं कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये है वो है इंग्लिश। आप देखिए भाई मैंने पहले ही बताया कि आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश ने हम ब्रिटिशर ने हम पर राज किया था और वो इंग्लिश ही बोलते थे, ठीक है। तो आप इंग्लिश कैसे नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये है वो है, वो बोले गए थे क्योंकि अब इंग्लिश है तो है, ठीक है। अब आप प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं लोगों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंग्लिश अगर आती है तो उसको ऐसे देखा जाता है कि मान लीजिए अब वही नहीं आता है, ठीक है। इंग्लिश अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आदमी उधर खड़ा हुआ वो हिंदी से बात कर रहा है, लोग उतना नहीं वैल्यू करेंगे उसको, लेकिन वही अगर 10 क्लास तक पढ़ा हुआ है और उसको स्पीकिंग थोड़ा इंग्लिश में आती है तो लोग उसको अच्छे से बोलते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा हुआ। ये मेंटॉलिटी पे डिपेंड करता है आदमी की, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल पॉलिसी जैसे बताया था
Proportion of does not mean that the central government can impose the Hindi of the state where the people speak the different of language. मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बोल दिया तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ठीक है आप हिंदी ही बोलेंगे, ठीक है आप हिंदी ही बोलिए, नहीं और कोई लैंग्वेज नहीं बोला। The flexibility so that the Indian political leader have to the country about the situation the Sri Lanka find out itself। जैसे हम श्रीलंका की बात किया गया, श्रीलंका में क्या किया गया था, उन्होंने यही तो बोला था कि हमारे तमिल को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। वहाँ पे क्या सिंहाला स्पीकिंग वाले को क्या किया गया था, उसके ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, बट तमिल को नहीं किया गया था श्रीलंका में। तो क्या हो गया, इसीलिए उन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया, तो श्रीलंका छिड़ गई। ये हम देख लेते हैं मोस्ट टिपिकल लैंग्वेज ईच ऑफ द स्टेट। अब स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आप देखिए, ठीक है। लद्दाखी लद्दाख में बोला जाता है, ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट जो होता है नुब्रा वैली अक्साई चीन वाला जो कश्मीर वो क्या है चाइना ने गलती वो कर लिया है कि यहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, क्या है हिमाचल प्रदेश है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये कौन सा रीजन है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ठीक है, ये क्या है वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। और ये क्या है यहाँ पे नेपाली बोली जाती है सिक्किम में, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। असमीज बोली जाती है, काशी बोली जाती है, नागा मिजो नासी, ये देखिए कौन तेलुगु तमिल मलयालम, ठीक है, कन्नड़ मराठी गुजराती हिंदी पंजाबी, ये सब क्या है सभी स्टेट की देखी ना, सबकी लैंग्वेज है ना, देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ये कौन कौन से स्टेट में कौन सा बोली जाती है, ये हो गया शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। अगर हम शेड्यूल में देखते हैं लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज है इंडिया की, आप देख लीजिए यहाँ पे असमीज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकिंग इतने परसेंट ये बोलते हैं, कन्नड़ इतने लोग बोलते हैं, मणिपुरी इतने लोग, मराठी नेपाली इतने लोग बोलते हैं, इंडिया ठीक है, पंजाबी ये सब आप देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए। इसको बताने को तो बस ये फैक्चुअल बातें हैं जो आपको थोड़ा पता होनी चाहिए, ठीक है। असमीज इतना बंगाली हिंदी इतने लोग बोलते हैं 43.63%, मैंने बताया ना 40%, ठीक है, ये हो गया। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है, इसलिए इसको क्या किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस। आगे देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में रिस्ट्रिक्शन टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैन स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, ठीक है। अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करें 1990s के पहले की बात करें तो उसमें क्या हुआ कि सेंट्रल के पास थोड़ा सा पावर जब हो गई थी ना, तो उसकी उस पावर को मिसयूज वो करने लगी थी। अगर मान लीजिए कि उसके सेंट्रल में पावर आ गई है तो वो क्या करती थी कि किसी न किसी तिकड़म से लगा करके किसी न किसी दिमाग से क्या कर दिया करती थी, स्टेट में भी अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बना लिया करती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसके वजह से देखिए फेडरलिज्म का मिसयूज हो रहा है, इससे कंसर्न क्या कहते हैं, पहले फेडरलिज्म का मिसयूज हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हो रहा है, ठीक है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन का है उसकी इंसल्ट हो रही है, ठीक है, डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है, इसका बहुत फैक्टर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1990s के पहले क्या करती थी गवर्नमेंट मिसयूज करती थी, क्या करती थी मिसयूज करा करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसके लेकिन इसके बाद की बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द स्टेट मतलब कॉलोनियल पावर, लेकिन जब क्या कर लिया था कोलिजन बोल दिया था, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्या है कोलिजन गवर्नमेंट जब बनी थी, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या बनी थी कि एक गठबंधन की सरकार, आपने सुना होगा ना कि कोई गवर्नमेंट की मान लीजिए सीट कम आई है, देखिए गवर्नमेंट वही बनती है जो लोकसभा में मेजॉरिटी लाती है। लोकसभा कहाँ, पार्लियामेंट कहाँ है, यूनियन में, ठीक है, कहाँ पे यूनियन में। तो वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा मैंने बताया था, लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी आ जाती है और वो क्या बना लेता है अपनी सरकार बना लेता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाई तो दूसरी पार्टी से कोलाइज कर लेगी, गठबंधन कर लेगी, वो क्या करेगी उसकी पार्टी फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर वो सरकार बना लेगा। तो कोलिजन का ये होता है, लेकिन जब कोलिजन इंट्रोड्यूस हो गया 1990 के बाद में थोड़ा सा फ्लरिश हो गया, ठीक है। तो जब फ्लरिश हो गया तो इसमें क्या कर दिया गया, जब फ्लरिश हो गया तो इसमें ये हुआ कि ठीक है
मैंटी राइटिस के बाद फिर एक दूसरे क्या करने की रिस्पेक्ट करने लगी, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा सा पावर है। यही आपका मैंटी राइट रीजनल पार्टी। जो रीजनल पार्टी क्या होती है, रीजनल पार्टी जो स्टेट में होती है, नेशनल पार्टी तो सेंट्रल में होती है। इस टाइप इसको समझने की कोशिश करिएगा। पार्टीज इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्रीज era of the coalition government being of the central government, ठीक है, यही है। फिर उसके बाद क्या है, since the no single parties got the clear majority of the लोकसभा, कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी अगर क्लियर भी नहीं भी कर सकती है तो वो भी क्या कर सकती है, अपने आप को वहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती है with the help of coalition, had to enter into the alliance। alliance क्या होता है, coalition क्या होता है, सब बताता हूँ अभी मैं। parties include several regional party to form of the government of the center, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि कोलिजन और अलायंस जब मिल जाते हैं एक दूसरे से तो फिर गवर्नमेंट अपनी बना लेते हैं। दीज वाज द इवन सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हैड मेड ऑफ द डिफरेंट पॉइंट। और इस चीज को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जो क्या है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ये भी कहा गया है, उसने भी इस चीज को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, सपोर्ट किया है, सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं अलायंस कोलिजन में अंतर क्या होता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, इधर पर देखिए, मेरी आवाज सुनिए, ठीक है। अलायंस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पार्टी लड़ने वाली है, ठीक है, कोई भी पार्टी, मान लीजिए आप उदाहरण किसी चीज की ले लीजिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी की पार्टी ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक पार्टी है, मान लीजिए पार्टी ए है, ठीक है, क्या है, नाम नहीं लेते हैं, किसी का कर लेते हैं, अरे सॉरी सॉरी, हाँ, मान लीजिए कोई पार्टी ए है, तो वो पार्टी ए क्या करेगी, उस ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पार्टी है, ठीक है, अगर कोई पार्टी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पार्टी ए है, ठीक है, क्या है, कोई पार्टी ए है, चुनाव भी नहीं हुआ तो उसके साथ कई पार्टी आ जाती है, ठीक है, उसके साथ कई पार्टी एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेती है। फ्रेंडशिप है कि ठीक है, अगर सरकार आती है तो हम लोग मिल करके अलायंस आकर के एक दूसरे जुड़ करके फ्रेंडशिप से, इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले की बात, तो एक दूसरे से आकर के कलेक्ट हो, एक दूसरे से क्या करती है, जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है तो वही पार्टी क्या करती है, जब जुड़ी रहती है फिर उसके बाद मेजोरिटी पाने के लिए वही पार्टी क्या हो जाती है, जब जुड़ जाती है तो फिर अपनी सरकार बना लेती है, ठीक है, ये हो गया। अगर कोलिजन की बात करें, कोलिजन क्या है, पार्टी इलेक्शन के बाद मान लीजिए कोई पार्टी लड़ रही है, इलेक्शन हुआ, उसकी सीट कुछ कम पड़ रही है, तो दूसरी पार्टी के पास जाएगी कि आप हमारे साथ लड़ाई हो जाइए, हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हम आपको ये पदवी दे देंगे, ये पदवी दे देंगे, एक हो जाते हैं तो मेजोरिटी उनकी बन जाती है। जब मेजोरिटी उनकी बन जाती है तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो अलायंस मतलब कि इलेक्शन से पहले जो पार्टी एक दूसरे से आती है, फ्रेंडशिप करती है, एक तो पहले से फ्रेंडशिप रहता है, वो दूसरी पार्टी मतलब इलेक्शन के बाद अगर जीत जाते हैं जुड़ करके अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। सेम उसी तरह कोलिजन क्या करते हैं, जैसे क्या कोलिजन का इलेक्शन के बाद बातें कलेक्ट होती है, जैसे एनडीए है, यूपीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या होता है, एक दूसरे से पहले से बात होती है कि ठीक है गवर्नमेंट हम बनाएंगे, लेकिन हम पहले जुड़े रहते हैं, अगर जीत जाती है तो एक दूसरे से मिल करके अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। तो आपको अलायंस और कोलिजन में अंतर पता चला है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया हम क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। थोड़ा सा हमने सोचा था कि आज तक खत्म कर देंगे, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा तो आपको समझने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि ये छोटा ही टॉपिक है, अप्रॉक्स मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने में, और लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन पूरा कर देंगे। तो आपको हम जहाँ तक बताए हैं उसके बारे में आप रिविजन करिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, हम उसको देखेंगे और उसको हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। और इस वीडियो अगर आपको बेस्ट लगा हो तो उसके बाद लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब को अपना प्यार दें, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।